लॉ एंड ऑर्डर पहले से तो बेहतर है, पर फिर भी जैसे अभी हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपूट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। और जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आज ही सम्राट चौधरी जी ने इस पर कड़ा बयान भी दिया है और सख्त निर्देश भी पुलिस को दिए, चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। मगर किलिंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या, वो महत्व का मुद्दा है। पहले राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती का धंधा होता था। आज इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण कहीं पर नहीं है और इसी के कारण लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। पर सर सवाल ये भी तो है कि आनंद सिंह जैसे जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स, इस तरह के संगीन आरोप हैं। आप ही के अलायंस में उनको टिकट मिली, ऐसे बाहुबलियों को टिकट क्यों? देखिए, वो जेडीयू का मामला है, अलायंस का टिकट कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। मगर जिस प्रकार 15 साल तक यहाँ जंगल राज रहा, ढेर सारे सच्चे झूठे मुकदमे बहुत सारे लोगों पर हुए हैं। और आप सिर्फ एनडीए क्यों, सभी पार्टी का प्रत्याशियों का सूची उठाकर देख लीजिए, सबसे कम पुलिस रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी एनडीए में। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना नौकरियां। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर फैमिली में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कैसे देंगे वो तो वही जाने, लेकिन उनका कम से कम ये वादा है। आपने इसका काउंटर किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, इसमें प्राइवेट और एक मिनट, आप थोड़ा आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी कहा है हर परिवार में, हमने रोजगार कहा है। तो ठीक है, आप ये बताएं कि 1 करोड़ रोजगार क्या वाकई में 5 साल में संभव है? क्योंकि मैं आंकड़ा निकाल रहा था कि पिछले 20 साल में कितने हुए, तो करीब 8 लाख सरकारी नौकरियां आई प्लस प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ रोजगार आप कैसे उत्पन्न करेंगे, क्या रोड मैप? आप सबसे पहले दिल्ली में जो लोग बैठते हैं वो लोग रोजगार और नौकरी के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी डेवलप करे हैं। रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकता है, एमएसएमई भी हो सकता है। एमएसएमई में काम करने वाला मजदूर को भी रोजगार मिलता है। रोजगार के कई प्रकार के अलग अलग पद्धतियों से रोजगार का सृजन होता है। मानो गांव में एक छोटी सी डेयरी बनी तो वो डेयरी से 150 परिवारों को रोजगार मिलता है। रोजगार को नौकरी कहकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन मत खड़ा करिए। जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे और वो भी सरकारी नौकरी देंगे, तो कुल 2 करोड़ 80 लाख परिवार है, 15 लाख के आसपास के पास नौकरी है। मैं 20 भी गिन लेता हूं तो 2 करोड़ 60 लाख नौकरी चाहिए। और 2 करोड़ 60 लाख नौकरी का बी और सी और डी ग्रेड का भी तनख्वाह गिनता हूं तो एवरेज 39,000 आता है। तो 12,85,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 4 गुना है। तो अगर इतनी सारी नौकरी देते हैं तो बजट में और कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। बिजली का बिल भरना, बाकी सारी चीजें, कोई रोड, रास्ता, लाइट, असेंबली चलाना, पुलिस थाना चलाना, मगर फिर भी 4 गुना बजट चाहिए। तो तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, इसका जवाब आपको लालू जी और राहुल जी से मांगना चाहिए कि भाई 12,85,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से? पर आपको लग रहा है कि वायदा तो वादा है, जिसके पास नौकरी नहीं उसको लग रहा है तेजस्वी दे रहा है, तो सब आपकी तरह नहीं सोचते, बिहार के वाले चतुर होते हैं। सर, आपके गठबंधन ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या एनडीए की सरकार एक तरीके से महिलाओं को 10,000 रुपए देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रही है? देखिए, यहां पर भी आप फिर से एक बार भ्रांति फैला रहे हो। हमने 10,000 रुपया सीड मनी दिया है। वो पूंजी के आधार पर बैंक से उनको 2 लाख रुपये का मिलेगा,
और इसके आधार पर वो अपना रोजगार खड़ा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदियों को करोड़ों की संख्या में बनाने का जो देश के सामने वादा किया है, इसकी परिपूर्ति के लिए ही ये योजना आई है। और एक राज्य लेवल का कोऑपरेटिव बनाया गया है और एक कोऑपरेटिव के माध्यम से ये जीविका दीदियों को रोजगार देने का एक कार्यक्रम है। बट इसके बाद आपने प्रॉमिस किया कि 50 रुपए मिल सकते हैं, 2 लाख रुपए भी, अगर वो कोई प्लान लेके आए जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, कोई स्टार्टअप टाइप का हो। लेकर आएगी तो नहीं, इनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करी है और उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर वो अपने 2 लाख की पूंजी से एक अच्छा स्वरोजगार जनरेट कर सके, इस प्रकार की पूरा मैकेनिज्म नीचे तक का हमने बनाया। पर इसमें सवाल ये उठता है कि फिर जो आपने मध्य प्रदेश में किया या हरियाणा में या महाराष्ट्र में, जिसमें आपने प्रॉमिस किया कि एक्स अमाउंट, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट था, वो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के अकाउंट में, वो आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया? देखिए, बिहार की रिक्वायरमेंट है कि अगर पलायन कम करना है यहाँ से, तो यहीं पर स्वरोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। पलायन नारों से नहीं कम होगा। इसको गांव में छोटा सा रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेगा। आज 20-25 हजार रुपये के लिए बिहार का युवा मुंबई, गुजरात, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरल तक जाता है। अगर उसको अपने गांव में ही 20-25 हजार रुपया छोटे से बिजनेस से मिल गया तो वो कभी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। अपनी पत्नी के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रहेगा और वही हमारा प्रयास है। पर दिल्ली के चुनाव में आपने प्रॉमिस किया था कि 2,500 रुपए मिलेंगे, वो बात तो हुई लेकिन पैसा नहीं आया। ऐसा है, मैं मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक रिजोल्यूशन करता हूं कि भाई हमारी सारी नीतियों घड़ने का काम श्री राहुल कंवल जी को दे दीजिए। राहुल जी, ऐसा होता है कि आप आधे घंटे के इंटरव्यू में पूरे देश की अलग अलग राज्य की स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी क्या है और वो क्यों बना, वो समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसका बड़ा फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हर राज्य का क्या रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से राज्य के अनुकूल कौन सा योजना बनाना चाहिए। ऐसे वोट के लिए नहीं होता है जो आपके दिमाग में है। राज्य का उत्कर्ष विचार के सेंटर में होता है और वो हर राज्य की परिस्थिति के अनुकूल योजना बनानी पड़ती है। सर, बिहार में एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, जो कुल मिला के रिलीज फंक्शन था करीब 30 सेकंड का था। वहां पे किसी ने कुछ कहा नहीं और सवाल ये उठा कि क्या इसलिए तो नहीं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है, ये बहुत सुबह से चल चुका, अब कोई टीआरपी से मिलेगी नहीं आपको। 6 लोग थे, 6 लोग 20-20 मिनट का भाषण करेंगे तो 1.25 घंटा भाषण चलेगा। सबने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, हमारा साझा मैनिफेस्टो है। ये चुनाव पांचों दल जो हमारे हैं, पांचों दल 5 पांडव की तरह एकजुट होकर लड़ रहे हैं और हमारा साझा घोषणा पत्र है। और घोषणा पत्र के तुरंत बाद सभी दल के प्रमुख नेताओं ने सभी मीडिया के लोगों को लगभग 5 घंटा तक इंटरव्यू दिया है, तो जवाब देने में किसी को तकलीफ नहीं है। नहीं, पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत एक बड़ा मुद्दा बना, आपको लग रहा है कि नीतीश जी की सेहत इस वक्त एक इशू है इस इलेक्शन में? शायद आप कैंपेन को ढंग से फॉलो नहीं करे हो। वो हर रोज 5 सभाएं कर रहे हैं। 5 गांव में बिहार में जाना अपने आप में अच्छी सेहत का परिचायक माना जाता है। नहीं, ये बात सही है, वो गए, पढ़ के स्पीच दे रहे हैं। आज उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पुराने तमाम इस पे जवाब सुने, लेकिन इस पे क्लैरिटी नहीं मिली कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो क्या नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे या 50 बार मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन मैं बताता हूं सर क्यों है। आप बोल रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया। सवाल सिंपल ये है कि कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं हो जाएगा नीतीश जी का? मैंने फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए।
जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे सारे उम्मीदवारों को यहाँ से चुनाव आयोग बनकर निर्वाचित घोषित कर दो तो कल ही कर देते हैं हम। नहीं सर, वो तो बिहार की जनता को ही करना है।